नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, बढ़ती आबादी का मसला एक बार फिर से मौजूए बहस बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तो इस पर बहस लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ बहस का मौजू है या हकीकी मायनों में कुछ होना चाहिए? क्या किसी खास मजहब को, तबके को, आबादी को निशाना बनाना ठीक है या फिर इस समत में अहम पेशरफ्त होनी चाहिए? पूरे मुल्क की आबादी की बात है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम खबर दोपहर में। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बढ़ती आबादी का मसला एक बार फिर मौजूए बहस है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गुज़िश्ता दिनों दिए बयान के बाद इस मसले पर बहस तेज हो गई है। इसी ज़िम्न में अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी बयान आया। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह ने आबादी कंट्रोल पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं होना चाहिए, इंसान के बहुत से फराइज हैं। बहरहाल आबादी पर काबू पाने की वकालत की आवाज़ बुलंद होने लगी। दरअसल सच्चाई ये है कि मुल्क की आबादी गुज़िश्ता कई दहों से तेजी से बढ़ी है, लेकिन इस तेजी में अब कमी देखी जा रही है। आज़ादी के वक्त मुल्क की आबादी 34 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 138 करोड़ हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर हिंदुस्तान की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो वो 2024 तक चीन की आबादी में पीछे छोड़ देगा। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 96 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। मुसलमानों की आबादी 14 करोड़ है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। This is a truth applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। और फूड इनसिक्योरिटी की ये हालत है कि हर 15 मिनट में 2 आदमी भूख की वजह से दम तोड़ते हैं। लिहाजा ये चिंताएं स्वाभाविक हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। खाली कानून से नियंत्रण होगा, हमारी पार्टी ऐसा महसूस करती है। हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार स्वयं कह चुके हैं कि खाली कानून से ये इस समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। नहीं, डेफिनेटली मतलब जो हर सिटीज़न और हर गवर्नमेंट जो है इसको लेकर चिंतित होगी कि उसकी पॉपुलेशन अगर उसके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अनार्की कंट्री के अंदर होगी। और वैसे भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक कम्युनिटी या एक तबके को इल्ज़ाम देना जो है वो गलत होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो उसके सोशल फैब्रिक से होता है, उसके एजुकेशन से होता है, उसके ऊपर मानसा से होता है कि किस तरह का वो, उसके पास क्या काम है, उसके पास क्या। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों में या किसी भी कम्युनिटी में देखें, पहले आप देख रहे थे कि और बहुत सारी कम्युनिटी जिनका बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनके यहाँ एजुकेशन बढ़ी उनका पॉपुलेशन ठीक होना शुरू हुई। वही हमारे यहाँ देख लीजिए आप, जो जितने भी एजुकेटेड या थोड़ा सा वेल टू डू मुस्लिम्स हैं
उनके रेशियो जो आबादी का है वो बिल्कुल वही है जो कि बाकी और हमारे अब जो मॉडर्न लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। हमारे देश में आंकड़े मौजूद हैं, कोई भी आदमी देख सकता है कि इस वक्त में हमारे देश के में हर समुदाय की पॉपुलेशन डिक्लाइन में गिर रही है। मुसलमानों की भी गिर रही है, हिंदुओं की भी गिर रही है। रेशो में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन पहले बढ़ती थी वो अब घटना शुरू हुई है। तो ये बात कहना कि भाई एक ही समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ रही, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जो मौजूदा लोग हैं, बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग, ये एक हिंदू आबादी को एक खौफ में, एक भय में मुब्तला कर रखना चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ये 2050 तक के या 2080 तक के ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी हुकूमत बन जाएगी। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आबादी में इजाफा और रिसोर्सेज की कमी ये हमारे मुल्क का मसला है और हम आबादी में इजाफा न हो, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि किसी भी मुस्लिम तंजीम को या मुस्लिम लीडर को आपने ये कहते नहीं सुना हुआ कि तुम इतने बच्चे पैदा करो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आज तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात, ख़ुद हमारी जमीयत उलमा की तंजीम है, तो आपने कभी सुनी हो तो आप हमें बताएं। इसके मुकाबले में आप देखेंगे तो आज बड़ी बड़े सेनाएं खड़ी की जा रही हैं और वहाँ पे न हम 5 हमारे 25 के जो है वो कि हर हिंदू औरत जो है इतने बच्चे पैदा करे वगैरह वगैरह। तो ये इसकी वजह से मुल्क के अंदर नुकसान बहुत हो रहा है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और इस वक्त हमारे साथ अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, बीजेपी से हैं, और इनसे भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ बयानात तक ही इनको रखा जाएगा या फिर हकीकी मायनों में बढ़ती आबादी एक मसला है, उस पर भी बात होगी। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी। डॉक्टर अभय, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और यहाँ हम एक डिस्कशन के लिए बैठे हैं सर, जिसपे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत तो आप छोड़ दीजिए, बयानात भी आप छोड़ दीजिए, वो तो होते रहेंगे और सियासत होती रहेगी। बढ़ती हुई आबादी यकीनन एक बड़ा मसला है। जिस तरह से अभी आपने सुना कि रिसोर्सेस को लेकर भी कहीं ना कहीं अब एक तशवीश देखी जा रही है। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसी में हमें अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी असली जो सहूलियात हैं वो मुहैया करानी है। तो किस तरह से आप इस पूरे मसले को देखेंगे? जो आबादी कंट्रोल की जो बात की गई है, क्या इसे वाकई में किसी खास रिलीजन से जोड़ना सही है या ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में इसे देखना होगा? देखिए, यूएन की रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें यह है चिंता जाहिर की गई थी कि कुछ ही अंतराल के बाद भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा होगी जी। तो परम पूज्य मोहन भागवत जी का भी यही, जो आपने अभी सुनाया भी, आपके चैनल पर बयान भी उनका आया है कि उनका भी कहना यही है कि ये देश के अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक साधनों की कमी हो जाएगी, उसके दुष्परिणाम होंगे कि बीमारी होती है, भूखमरी होती है, मृत्यु का कारण बनती है। इसलिए उन्होंने आगाह किया है कि हमें हमारे कुछ कर्तव्य भी है जिनको हमको उनका निर्वहन करना है जी। क्योंकि मातृभूमि है हमारी, वो आपने देखा होगा पैतृक पहले हमारे यहाँ कितनी खेती बाड़ी हुआ करती थी एक परिवार में, घटते घटते बढ़ते जनसंख्या बढ़ते जरा से टुकड़े रह गए। अब लोगों का परिवार का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। तो उसी की ओर उन्होंने इंगित किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं हम आने वाले आगे वर्षों में यह एक समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने केवल इतना ध्यान आकर्षित किया है। जी बिल्कुल, ये ठीक है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि एक अलग बहस भी जन्म ले रही है। क्या किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष से इसको जोड़ना ठीक लगता है आपको, या फिर हमें एक देश के तौर पर इसे सोचना है? उन्होंने किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कहा,
उन्होंने तो एक जिम्मेदारी का निर्वहन हो उसके प्रति इंगित किया है। उन्होंने तो एक उदाहरण बस दिया है, उन्होंने किसी के लिए, उन्होंने सभी के लिए कहा है कि देश सबका है और इस देश की जिम्मेदारियां भी हमारी सबकी हैं। इसलिए ये देश लगातार किसी हमारे जो रिसोर्सेज है उसमें हमारा लालन पालन अच्छे से हो सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसका जिम्मेदारियां भी हमारी कुछ है। इसलिए उन्होंने किसी धर्म विशेष को इंगित नहीं किया है। इसको यह इस तरफ ले जाना गलत है। जी बिल्कुल। और एजुकेशन को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? तालीम कितनी जरूरी है इस अहम मसले को हल करने के लिए? एजुकेशन तो हर हाल में ही होनी चाहिए। एजुकेशन जब होती है तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता के साथ हम अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं और देश में, राष्ट्र में अपना योगदान देते हैं। इसलिए एजुकेशन तो मस्ट है। एजुकेशन तो सबके लिए अनिवार्य होनी ही चाहिए। उसी के लिए वो रास्ते अपने बौद्धिक क्षमता से खोज लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरियों पर आधारित हो जाए, वो अपने लिए स्वयं का व्यवसाय भी खोज लेते हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तो एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन सभी के लिए, सभी को अपने बच्चों को एजुकेशन करानी ही चाहिए। और अभय जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मुख्तलिफ बयानात लगातार हम देखते रहे हैं कि सामने आते रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ख़ास तौर पर अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में भी अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहस देखी जाती है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये बात यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हर स्टेट के अपने अलग अलग तमाम तर चीज़ें हैं, वहाँ की आबो हवा अलग है, वहाँ के रिसोर्सेज अलग है, वहाँ पर आबादी का क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है, इन तमाम चीज़ों को बैठकर सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं अपनी जनता के प्रति। उनको उनके प्रति जो योजनाएं वो लाते हैं, अगर वो योजनाएं सीमित मात्रा में ला रहे हो, जनसंख्या अधिक है और उसका सही पॉपुलेशन का आकलन वो नहीं कर पा रहे, तो निश्चित ही असंतुलन होता है। इसलिए राज्य सरकारें और पूरे देश को एक उस नजरिए से देखते हुए नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी का, और मैं तो देख रहा हूँ काफी समय से लोगों ने अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। हर आदमी ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने पॉपुलेशन को, अपने बच्चों का जो पारिवारिक है, जनसंख्या का वृद्धि है, उसको अपने आप उन्होंने कम किया है। इसलिए लोग भी इसमें चिंतित हैं, अपने आप भी उस जनसंख्या नियंत्रण में जा रहे हैं। लेकिन जो आज जिस पर विषय पे अपन बात कर रहे हैं वो सामूहिक बोली गई है कि राष्ट्र की जो चिंता यूएन ने भी व्यक्त की है कि एक समय अब आने वाला है जब हम चीन से भी आगे पॉपुलेशन में जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहीं कम ना पड़ जाए और कहीं कोई और दूसरी चीजें पैदा ना हो जाए। इसलिए हमें अभी से सचेत होना चाहिए। और अभय जी, जिस तरह से आपने बहुत ये सही बात कही कि हर शख्स जो है वो खुद अपने रिसोर्सेज के बारे में जानता है, उसको पता होता है कि आगे अपनी जो नस्लें हैं उसमें क्या वो उनको सहूलतें दे सकता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है शहरी और देही इलाकों की जो सोच है उसमें भी। तो हमें ये समझना होगा कि उस सोच तक भी हमें पहुंचना है कि समझा सकें कि बढ़ती आबादी कितना बड़ा खतरा है पूरे मुल्क के लिए। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम और आपने, वही मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कितनी एक परिवार के पास संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़ी संख्या में जमीन हुआ करती थी, पशु हुआ करते थे, बढ़िया उनका जो है कहीं वो नौकरी करने बाहर नहीं जाया करते थे। लेकिन आज जो बदल गया है समय, बंटवारा, जमीनों का बंटवारा होते होते शहरों की तरफ लोग पलायन कर गए, सभी जो है शहर में रोजगार की तलाश में निकले, इसलिए शहरों की जनसंख्या भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र से गए हैं। इसलिए यह जो विषय है इसको तो लोगों को आत्मचिंतन करना ही चाहिए कि अब बढ़ती पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को कम करेगी। जी, तो आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में भी काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं बल्कि जो भी संजीदा एक तबका है, जो एक पढ़ा लिखा तबका है, उसको कहीं ना कहीं मिल बैठकर इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। क्यों ना इसको एक मुहिम बना दिया जाए, जन साधारण के लिए इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिल बैठकर इसको एक बाकायदा इसका प्रोग्राम तरतीब दें और उसके बाद बढ़ाएं, बजाय इसके कि मुख्तलिफ तरह के जो बयानात सामने आते हैं उनमें पढ़कर।
नहीं, बिल्कुल आपका भी कहना सही है। और जो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने इसको कोट किया है वो इसी और कोट किया है कि समाज को इसमें आगे आना चाहिए, समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकारें इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। जब समाज इस ओर चल जाता है, जब हर मोहल्ले, हर गांव में, हर शहर में ये जब अड़ोस पड़ोस में चर्चा फैलती है कि जनसंख्या का बढ़ता विषय है, इस पर कंट्रोल करना है, तो निश्चित समाज से आई हुई बात का ज्यादा असर होता है। इसलिए सरकारें तो अपना काम करती हैं, सरकारें सारी योजनाएं, सारी पॉपुलेशन कंट्रोल के कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन समाज का इसमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही ज्यादा इसके सार्थक परिणाम आएंगे। जी, और डॉक्टर अभय प्रताप जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है, उसका कितना अहम रोल आप इसमें समझते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमको आगे बढ़ना है, हमको दुनिया का मुकाबला करना है। और अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे हालात हो गए हैं जो हमारे सामने हैं, तो कहीं ना कहीं अब अपने रिसोर्सेस को बचा कर रखना है। पानी के लिए चाहे बात करें या फिर ईंधन की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो नई नस्ल की कितनी अहम जिम्मेदारी आप इस पे समझते हैं सर? देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तो सबसे अहम है। ऐसा कहा भी गया है कि तीसरा अगर विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। तो इस तरह की समस्याएं जो पहले से ही आगाह किया गया है, अगर हमारे यहाँ कम जनसंख्या बच्चे होंगे तो हम अच्छी शिक्षा उन्हें दे पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। जहां हम उन्हें पढ़ाना चाहेंगे, बेहतर से बेहतर जगह उन्हें भेज सकेंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी जब हम अच्छी तैयार करके देंगे तो निश्चित ही विश्व में जो भारत का पहले स्थान रहा है विश्व गुरु का, हम विश्व स्तर पर अपनी पे छाप छोड़ेंगे। इसलिए भारत के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं, जो युवाओं का देश भारत कहा जाता है, वो एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवक हो जो भारत को एक नई दिशा में ले जाए। इसलिए यह सभी के लिए आवश्यक है कि हमारे रिसोर्सेज, संसाधन हमारे भारत में ही रहे, जिसमें हमारा युवा भारत में रुका रहे। जी बिल्कुल। और अभय जी, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि सियासत इस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को अब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश हित में सोचना है। बिल्कुल, ये सियासत का विषय है ही नहीं। इसलिए परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी ये एक यूनिवर्सिटी के उसमें कहा है, उन्होंने जो सत्यसाई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जो उन्होंने बोला है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ही संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाला समय में हमें कुछ कर्तव्य भी हमारे देश के प्रति है, हमें उनको निर्वहन करना है। इसलिए ये विषय कोई राजनीतिक नहीं है, ना राज्य सरकारों का, ये विषय समाज का खुद का है। क्योंकि यह सारी पीड़ाएं, सारी दिक्कतें समाज को खुद झेलनी पड़ती हैं। इनसे बचने के लिए समाज को खुद आगे आना होगा। जी, और अभय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल उसमें बात कर रहे हैं, अपने भारत देश के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना कितना अहम आप इसको मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है या फिर आगे जो दिक्कतें पेश आती हैं, ख़ास तौर पर यहाँ मैं अपनी महिलाओं की ज़रूर बात करना चाहूँगी, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कितना ज़रूरी है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे लाया जाए हर स्टेट में ओवरऑल? देखिए, भारत में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने भी आयुष्मान भारत हो, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने जननी सुरक्षा योजना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सारी योजनाएं हमारी माता बहनों के लिए सरकार ने सुरक्षित जो है प्रसव पीड़ा के दौरान हो, सारा आर्थिक सहायता सब देने का प्रयास किया है। इसका भी एक कारण हो सकता है कि लोगों में अब मृत्यु दर कम हुई है और जो उनका जो है वो जीवन यापन का जो मृत्यु का समय है वृद्धि हुई है, इसका भी कारण जनसंख्या में हो सकता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक है। आयुष्मान भारत में फ्री इलाज किया जा रहा है, सारी सुविधाएं नागरिकों को दी जा रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे थे ये डिस्कस करने के लिए कि कितना ज़रूरी है इस अहम सब्जेक्ट को सामने रखना और ये समझना कि भारत को आगे तरक्की करना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, और इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, आपका हम बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपना इतना कीमती वक्त यहाँ पर दिया, अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया। और नाज़रीन, यहाँ यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के आबादी के हवाले से दिए गए बयान के बाद सियासी बहस तेज़ हो गई है। मुल्क में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मुल्क में बढ़ती आबादी कितना बड़ा मसला है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आबादी पर कंट्रोल को लेकर देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी रिपोर्ट।
समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मखसूस तबके की आबादी बढ़ने वाले बयान के बाद से इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में आबादी में इजाफा हुआ है, पर अब इसमें कमी देखी जा रही है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान की आबादी 34 करोड़ थी, लेकिन अब एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी 138 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो 2024 में हम चीन की आबादी को पीछे छोड़ देंगे। आबादी के इजाफे में हिंदू मुस्लिम दोनों तबके जिम्मेदार हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 96 करोड़ हिंदू हैं, जबकि 17 करोड़ मुसलमान हैं। 2021 की मरदमशुमारी का भी इंतजार है। बढ़ती आबादी एक चैलेंज बनी हुई है, लेकिन मुश्किल यह है कि बढ़ती आबादी के मसले को भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। साबिक रुकने पार्लियामेंट केसी त्यागी का कहना है कि मसला सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होगा, बल्कि गरीबी दूर करने के साथ साथ लोगों को तालीम याफ्ता बनाने की जरूरत है। फूड इनसिक्योरिटी की ये हालत है कि हर 15 मिनट में 2 आदमी भूख की वजह से दम तोड़ते हैं। लिहाजा ये चिंताएं स्वाभाविक हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। खाली कानून से नियंत्रण होगा, हमारी पार्टी ऐसा महसूस करती है। हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार स्वयं कह चुके हैं कि खाली कानून से ये इस समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। जब भी मुल्क में बढ़ती आबादी का जिक्र होता है, इसका इल्जाम अक़लियती तबके पर लगा दिया जाता है, लेकिन आदादो शुमार कुछ और ही कहते हैं। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें मौजूदा फर्टिलिटी रेट 1.99 हो गई है, यानी आबादी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। हिंदू समाज का फर्टिलिटी रेट 1.94 है, जबकि मुस्लिम समाज का 2.36 है। वहीं ईसाई का 1.88 तो सिख का 1.61% है। वहीं दूसरी जानिब एससी का 2.08 तो एसटी का फर्टिलिटी रेट 2.09 और ओबीसी का 2.02 है। इस दौरान ख्वांदा और नाख्वांदा में भी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। स्कूल न जाने वालों का फर्टिलिटी रेट 2.28 हो गया है, वहीं 12वीं और आगे की तालीम हासिल करने वालों का फर्टिलिटी रेट 1.78 तक पहुंच गया है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग आबादी को मसला तो मानते हैं, पर मखसूस समाज से जोड़ने के खिलाफ हैं। नहीं, डेफिनेटली मतलब कि जो हर सिटीज़न और हर गवर्नमेंट जो है इसको लेकर चिंतित होगी कि उसकी पॉपुलेशन अगर उसके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अनार्की कंट्री के अंदर होगी। और वैसे भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक कम्युनिटी या एक तबके को इल्ज़ाम देना जो है वो गलत होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो उसके सोशल फैब्रिक से होता है, उसके एजुकेशन से होता है, उसके ऊपर मानसा से होता है कि किस तरह का वो, उसके पास क्या काम है, उसके पास क्या। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों में या किसी भी कम्युनिटी में देखें, पहले आप देख रहे थे कि और बहुत सारी कम्युनिटी जिनका बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनके यहाँ एजुकेशन बढ़ी उनका पॉपुलेशन ठीक होना शुरू हुई। वही हमारे यहाँ देख लीजिए आप, जो जितने भी एजुकेटेड या थोड़ा सा वेल टू डू मुस्लिम्स हैं, उनके रेशियो जो आबादी का है वो बिल्कुल वही है जो कि बाकी और हमारे अब जो मॉडर्न लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68% है, लक्षद्वीप में 96% है, वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.4% है। आसाम में मुस्लिम आबादी 34% तो फर्टिलिटी रेट 1.7% है। बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है, जबकि फर्टिलिटी रेट 1.6% है। केरल में मुस्लिम आबादी 26% है और फर्टिलिटी रेट 1.8% है। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% तो यहाँ फर्टिलिटी रेट 2.4% है। हमारे देश में आंकड़े मौजूद हैं, कोई भी आदमी दे सकता है कि इस वक्त में हमारे देश के में हर समुदाय की पॉपुलेशन डिक्लाइन है, गिर रही है। मुसलमानों की भी गिर रही है, हिंदुओं की भी गिर रही है। रेशो में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन पहले बढ़ती थी वो अब घटना शुरू हुई है। तो ये बात कहना कि भाई एक ही समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ रही, बिल्कुल बेबुनियाद बात है।
ये जो मौजूदा लोग हैं, बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग, ये एक हिंदू आबादी को एक खौफ में, एक भय में मुब्तला कर रखना चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ये 2050 तक के या 2080 तक के ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी हुकूमत बन जाएगी। बिल्कुल बेबुनियाद बात। आबादी के कंट्रोल में तालीम का रोल काफी अहम तस्वुर किया जाता है। 1991 से 2001 तक मुस्लिम आबादी 2.9% की शरह से बढ़ रही थी, जबकि गुज़िश्ता 10 सालों में इसमें 5% की कमी दर्ज हुई है। मुस्लिम की आबादी बढ़ने का रेट हिंदुओं से कम हो गया है, जबकि जमीयत उलमा के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का कहना है कि आबादी कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले कदम से इन्हें कोई एतराज नहीं है। आबादी में इजाफा और रिसोर्सेज की कमी ये हमारे मुल्क का मसला है और हम आबादी में इजाफा न हो, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि किसी भी मुस्लिम तंजीम को या मुस्लिम लीडर को आपने ये कहते नहीं सुना हुआ कि तुम इतने बच्चे पैदा करो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आज तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात, खुद हमारी जमीयत उलमा की तंजीम है, तो आपने कभी सुनी हो तो आप हमें बताएं। इसके मुकाबले में आप देखेंगे तो आज बड़ी बड़े सेनाएं खड़ी की जा रही हैं और वहाँ पे हम 5 हमारे 25 के जो है वो कि हर हिंदू औरत जो है इतने बच्चे पैदा करे वगैरह वगैरह। तो ये इसकी वजह से मुल्क के अंदर नुकसान बहुत हो रहा है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाली रियासतों में बिहार है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 2.98% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.35%, राजस्थान में 2.01%, मेघालय में 2.91%, जबकि मध्य प्रदेश में 1.99% है। आबादी बढ़ने या घटने में मजहब का कितना बड़ा रोल है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं का मौजूदा फर्टिलिटी रेट 1.94 है, जबकि मुस्लिम्स का 2.36 है। दूसरी तरफ ईसाइयों का 1.88 है। लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनका फर्टिलिटी रेट 2.88 तक चला जाता है। अगर आमदनी की बात की जाए तो जो सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं उनका फर्टिलिटी रेट 2.63 है और जिनकी आमदनी सबसे ज़्यादा है उनका फर्टिलिटी रेट 1.57 है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि मज़हब का क्या रोल है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।